जी बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको। ओके जी, ये चैप्टर 4 है। इससे पहले हमने जो चैप्टर 3 जो देखा था, उसमें कांस्टेंट कॉस्ट की बेस के ऊपर जो है सारा एनालिसिस था। और अब जो हम देखेंगे वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कॉस्ट की बेसिस के ऊपर एक एनालिसिस देखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या कांस्टेंट कॉस्ट जो है ये यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम इशू करेंगे। तो ये है जनाब, फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं वो दे आर द सेम एज वाज इन चैप्टर 3, एंड दीज आर व्हाट आर द बेसिस ऑफ ट्रेड। बेसिस ऑफ ट्रेड जाहिर बात है आपकी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है। एंड व्हाट आर गेन्स फ्रॉम ट्रेड, कौन कितना जो है उससे गेन कर रहा है। व्हाट आर द टोटल गेन्स, अभी जाहिर बात है हम उसकी बात कर रहे होंगे। व्हाट आर द टोटल गेन्स फ्रॉम ट्रेड, एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन प्रोडक्शन, either it is decreasing or increasing, or and consumption in each countries, and what are the distributional effect of trade in each nation. डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट मतलब यही है कि कौन सा कंट्री के हिस्से में कितना गेन आ रहा है या कितना उसको जो है वो लॉस हो रहा है। सर यही 4 सवाल हमने कांस्टेंट में भी देखे थे, अब यही जी 4 सवाल जी हम इसमें बिल्कुल भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर भी देखेंगे। ओके जी, नाउ दिस इज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। इंक्रीज इन, हम इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स के कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट टोटल आ रही होती है, जो इफेक्ट आ रहा होता है, वो ज़ाहिर बात है मार्जिनल कॉस्ट कहला रहा होता है। यहाँ पर क्योंकि जो हमारी जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन कि जैसे हमने पहले लिया था कि वहाँ पर एक तरफ वीट थी और एक तरफ क्लॉथ थी। तो अगर क्लॉथ का जो है एक यूनिट आप एक्स्ट्रा अगर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वीट का कितना जो है वो कॉस्ट पड़ेगा, यानी कि कितने वीट की प्रोडक्शन को आपको जो है वो फॉरगो करना पड़ेगा। और अंडर द अजम्पशन कि जनाब आप जो है ऑलरेडी वर्किंग ऑन द full employment level of resources and factors, and the factors and resources are input cost, and plus resources are labor cost and other factors of production, राइट। अच्छा जी, उसके बाद है अब मतलब दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी, जब हम ट्रेड की बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, इट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई कम्स फ्रॉम प्रोडक्शन and consumption refers to demand। तो अब आप ये समझ लें कि ये सबसे पहले तो हमने ये दोनों चीज़ें इसके अंदर देखनी है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट वाली कंडीशन है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसे हमने पहले देखा था उसमें। ये जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और ये आपका नॉन लीनियर होगा। ये जो पहले जो स्ट्रेट लाइन थी वो लीनियर था और ये नॉन लीनियर है। तो ये सिर्फ एक उसके में फ़र्क जो है वो, जो उसका जो शेप होगा उसमें जो है ये फ़र्क आएगा। कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows a combination of amounts of different products that a country can produce given the country's available factor resources and maximum feasible productivities. Feasible productivities, प्रोडक्टिविटी मीन्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो लेबर प्रोडक्टिविटी पे होगा, और जो कॉस्ट होगी जाहिर है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। एंड दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट। व्हाट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट? इंक्रीजिंग कॉस्ट मीन कि जनाब अगर आप एक, इसमें देखें एक सबसे पहले जो ऊपर एक आपको डायग्राम जो है वो दिया हुआ है, जिसमें ये बात वाज़ह है यूएस के लिए कि जनाब के वीट जो है गिवन रिसोर्सेज में वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ। क्लॉथ की प्रोडक्शन उसकी कम है। अगर वो सारे रिसोर्सेज उसके ऊपर लगा देगा तो 60 के करीब जो है मैक्सिमम वो क्लॉथ की यूनिट प्रोड्यूस करेगा, और जबकि बाकी जो है ये 80 से ऊपर जो है वो इसकी प्रोडक्शन वीट की होगी, अगर वो सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करे तो। ओके जी, नजम हसन, चलें जी ठीक।
तो अब आप इसमें ये देख लीजिए, आपका जो ये है जो डायग्राम जो दी हुई है इसके अंदर, इसमें ज़्यादा जो कॉस्ट जो है वो क्लॉथ के ऊपर आ रही है, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्शन कम है गिवन द सेम रिसोर्सेज, और इनकी जो प्रोडक्शन है वो वीट की वो ज़्यादा है। तो अब इस पे देख लीजिए आपके इंक्रीजिंग कॉस्ट किस तरह से होगा। ये इंक्रीजिंग कॉस्ट कुछ इस तरह से होगा कि ये आप देखें कि ये क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये इसके ऊपर, कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं क्लॉथ का, तो हमें कितना वीट को जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि शुरू में ज़्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा कम ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप करते चले जाना पड़ेगा। और ये जो आएगा हर पॉइंट के ऊपर, जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमने पढ़ी होगी इलास्टिसिटीज़ के अंदर कि एक पॉइंट इलास्टिसिटी होती है और एक आर्क इलास्टिसिटी होती है। तो पॉइंट के ऊपर हर पॉइंट की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है, और आर्क जो है वो दो डिफरेंट पॉइंट के दरमियान जो है वो आपको बता रहा होता है। तो अब आप ये देख लें, इसके ऊपर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है इसमें, और वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये इसको यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो आपका है ये स्लोप जो है बिल्कुल यहाँ पर ये 1 है इसका, कि 1 एडिशनल क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक ही जो यूनिट वीट है उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको ज़्यादा ड्रॉप करना पड़ेगा वीट की प्रोडक्शन को। ये थोड़ी सी हमने बढ़ाई है, फिर ये ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब हम और बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे आते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, कि इसका शेप जो है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है, राइट। तो अब जब ये है कि स्लोप हमने इसका किया कि जनाब W/C जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तकरीबन 2 है, और इस पॉइंट के ऊपर जो है अगर हम उसको देखेंगे इसका स्लोप, तो वो हमारे पास 3 आ रहा होगा। तो इट मीन्स कि जो स्लोप है एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बता रहा है, और ये इसकी जो है वो कॉस्ट है, और यही जो है, और मतलब ये कि ये जो कॉस्ट इसकी बढ़ती जा रही है इन व्यू ऑफ कि हम जो है क्लॉथ की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इसी से ही करस्पॉन्डिंगली फिर इन्होंने यहाँ पर जो है एक सप्लाई कर्व डिटर्मिन किया है कि प्रोडक्शन हो रही है ना ये, तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन की बेस के ऊपर जो है उन्होंने सप्लाई कर्व डिटर्मिन किया है। कि फॉर एग्जांपल जब वो यहाँ था इस पॉइंट के ऊपर 20, तो उस वक्त जो था स्लोप ये था, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी, जो कि ज़ाहिर है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, वो 1 थी, तो 1 के ऊपर इतनी सप्लाई। फिर जब वो सर हम उसको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह निकाल रहे हैं, ये 1 किस तरह से आ रहा है सर? ये 1 आप समझ लें कि ये स्लोप की वजह से आ रहा है, W/C है कि हमने एक एडिशनल यूनिट क्लॉथ के ऊपर, क्योंकि देखिए इसके ऊपर तो निकालना मुश्किल, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर ज़रा देखें इसकी शेप, अगर मैं कहूँ कि जनाब ये यहाँ से इधर है, ये जो लाइन इस तरह से जा रही है, तो ये वाला जो एरिया है या ये वाली जो लाइन का जो सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट तकरीबन बिल्कुल जो है वो इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो आप देखें कि ये चीज़ ये तकरीबन डबल है इससे, राइट। तो इस वजह से जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। फिर अब जब हम इसे आएंगे तो तकरीबन ये यहाँ पे 20 का पहले इजाफा किया तो फिर तकरीबन 20 ही हो रहा है, फिर यहाँ 20 का इजाफा किया तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है यहाँ से लेके इधर ये 40 का डिफरेंस होना चाहिए। ये है तकरीबन जो है वो, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल नहीं है, क्लोज टू उसको बनाने की कोशिश की गई है। देखें इसमें ये वाली लाइन का जो सेगमेंट है, जो ये वाला जो है इसकी लंबाई ये है, कम है ये जी, कम है, ये और ये कम देखिए तकरीबन जो है ये 3 के बराबर आ रहा है, 3 टाइम्स हाई है ये। तो इस वजह से अगर हम W/C करेंगे तो ये 3 होगा, ठीक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सर वही है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी जी। ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल वीट को गिव अप करता जा रहे हैं एडिशनल क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए। बिल्कुल 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 इसी तरह से ये बिल्कुल यही है, और इसी तरह से ये कि फिर अब जो यहाँ पर जो लिखा है ना, देखें ये है ना W/C, तो देखें यही पर ही वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये W/C है। दिस इज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा क्लॉथ यूनिट, क्लॉथ यूनिट। ठीक है ना। ये जब हम एक्स्ट्रा जो क्लॉथ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें कितना वीट जो है वो गिव अप करना पड़ेगा, तो वो इसी कॉस्ट को बता रही है। और देखिए करस्पॉन्डिंगली यही आ रहा है, 20 है, 40 है, और ये 60 है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इसकी मैक्सिमम है। इसके बाद ये बिल्कुल जो है ये एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी कि अब आप जितनी भी इसकी कीमत बढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी प्रोडक्शन 60 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, इसलिए कि यूएस की जो टोटल कैपेसिटी है वीट को क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की, सारे रिसोर्सेज करने के बाद भी वो इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा 60 से नहीं बढ़ सकती। तो इस वजह से
ये जो सप्लाई कर्व जो बनेगा पहले थोड़ा सा ये इधर पॉजिटिव स्लोप और उसके बाद फिर बिल्कुल वर्टिकल होगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह का जो है ये किस क्या कहला रहा होगा कि ये जो है एक इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है पैटर्न इसके अंदर मौजूद है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट्स बिहाइंड द बोर आउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। जाहिर बात है कि फॉल जो है वो होता चला जा रहा है इसके ऊपर। इंक्रीजिंग कॉस्ट कर्व, ये मेरा ख्याल यही सारी की सारी चीज़ें उन्होंने दोबारा जो इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि जनाब ये क्यों इस तरह से हो रहा है। वो जाहिर है कि एक शेप हमने पहले से अज्यूम की हुई है कि जनाब जो ये कंट्री है यूएस, वहाँ पर वीट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है रिसोर्सेज आउट ऑफ दैट रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ। तो उसमें भी ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ अजम्पशन होती है कि हम यही कह रहे होते हैं कि नहीं जनाब कि वो जो एक बिल्कुल परफेक्टली जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। एक लेबर जो है अगर जो पहले वीट प्रोड्यूस कर रहा था वो बिल्कुल जनाब उसको हम परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्लॉथ के लिए, जो कि ज़ाहिर बात है इन रियल टर्म तो ऐसा नहीं होता कि जिस तरह से एक जो मुल्क होते हैं, ये जो नेशंस होती हैं वो स्पेशलाइजेशन करती है, तो इसी तरह से जो लेबर होता है वो भी स्पेशलाइज कर रहा होता है अपने काम के सिलसिले में। The explanation for realism of the increasing cost, there are several kinds of factor inputs, land, skilled labor, डिफरेंट प्रोडक्शन आर यूज इनटू। इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है इसके ऊपर कि ये जो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है एक एक नॉन लीनियरिटी है। कि एक वक्त पे जो है कि जब हम इसको बिल्कुल यहाँ देखें कि जब हम बिल्कुल यहाँ गए थे ऊपर, तो इसका पैटर्न यहाँ पर और जो यहाँ का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये नॉन लीनियरिटी को जो है वो इसको बता रहा होता है कि जनाब पे यहाँ पर कुछ स्लोप है, इधर कुछ स्लोप है, इधर कुछ स्लोप है, यहाँ पर इलास्टिसिटी अलग है, यहाँ पर इलास्टिसिटी अलग है और यहाँ पर इलास्टिसिटी इसकी अलग है। तो ये जो है ये एक हमने जिससे पढ़ा था कि डिमिनिशिंग रेट एट द मार्जिनल एट मार्जिन, वो जो है ये एक ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ है इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि हर जगह प्रिवेल कर रहा होता है। और उसकी बहुत सारी रीज़न उन्होंने दी हुई है कि लैंड, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, कि हर जगह जो है उसकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो इस वजह से उसका शेप भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, अब यह है कि जनाब कि कौन सा चूज़ किया जाए, ठीक है। असल चीज़ तो ये है कि जनाब कि हम तो हर जगह प्रोड्यूस कर सकते हैं और हर जगह जो है वो हो रहा होता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जनाब के कौन सा प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन जो है वो चूज़ करना चाहिए। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा सा, आपको एक्सप्लेन कर सकता है हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि जनाब कि दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट वाइन फॉर प्रोडक्शन, उसकी क्या बेसिस होती है। तो उसमें एक यही चीज़ है कि हम सिर्फ प्रोडक्शन को देखते हुए हर चीज़ नहीं कर सकते, बल्कि हमें फिर कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो देखना पड़ता है। जैसे हम एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम निकाल रहे होते हैं। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जो आपका कार्डिनल अप्रोच है वो क्या कहला, दो चीज़ों को देख रहा होता है ना, एक इंडिफरेंस कर्व को देख रहा होता है और साथ साथ एक बजट लाइन को देख रहा होता है। और कहा यही जाता है कि जनाब के जो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो जब मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या कोशिश करता है, जो जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व होता है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो जाहिर है कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जनाब के कौन से किस पॉइंट के ऊपर जो है किसी भी नेशन का सबसे ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन लेवल जो है सबसे हाई होता है, वहाँ पर वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा। अब हमने यहाँ तीन डिफरेंट पॉइंट देखे थे इसके ऊपर, जो अभी हमने डायग्राम देखा था उसमें एक जगह जो है W/C जो है दैट वाज इक्वल टू 1, देन वाज इक्वल टू 2 एंड लास्ट जो पॉइंट था उसका जो बिल्कुल ही मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ वही प्रोड्यूस करा था क्लोथ के ऊपर ही, तो दैट वाज 3। तो अब इसमें से कौन सा जो है क्या कहते हैं वो पॉइंट होगा। वैसे तो ज़ाहिर बात है एनालिसिस के लिए तो सबसे अच्छी जगह तो वही होती है जहाँ हम देख रहे हैं कि बीच का एक पॉइंट है, ग्राफ के समझाने के लिए तो बड़ा एक ज़बरदस्त नज़र आ रहा होता है। और अमूमन जो है हम, क्योंकि सारा हाइपोथेटिकल होता है,
कोई भी जो है इंसान किसी इंडिफरेंस कर्व को नहीं ड्रॉ कर रहा होता, बल्कि ये एक हमारे अपने एनालिसिस के लिए है कि हम बताना चाह रहे होते हैं कि ये चीज़ किस तरह से जो है ये पॉइंट के ऊपर आया है। तो हम उसको एक ऐसी ज़बरदस्त जगह पे बना रहे होते हैं जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो। तो हमें तो यही लगेगा कि नहीं जनाब कि जो सबसे मिड पॉइंट होगा, जो वो सबसे बेहतर पॉइंट होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि ये ज़रूरी नहीं है। इसमें हम दोबारा देखते हैं उसके ऊपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं नहीं जनाब कि हमारा जो है वो 2 के करीब जो है क्या कहते हैं वो होना चाहिए, तो वो किस तरह से जो है वो चूज़ किया जाएगा। अगर जहाँ पर जो था ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ इज़ 2 वीट, तो उसमें क्या है कि लेस देन अगर उससे है जो कि ऊपर था, तो फिर क्या मतलब है अगर हमें 2 के ऊपर पहुंचना है, तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद फिर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा कि नहीं जनाब क्लॉथ आप मज़ीद प्रोड्यूस करें। लेकिन अगर वो उससे नीचे है और हम चाहते हैं कि नहीं जनाब इसी के ऊपर रहें, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसकी क्लॉथ को प्रोडक्शन को कम कर देंगे और वीट को ज़्यादा कर रहे होंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि नहीं जनाब 2 रहना चाहिए, तो ज़ाहिर बात है हम उसी के ऊपर रहेंगे। लेकिन ये सारा का सारा जो है डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। एक तो इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब नेशन की बात कर रहे होते हैं तो नेशन का मतलब ये है कि एक नेशन इंडिफरेंस कर्व होगा या कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व होगा। दोनों बिल्कुल एक जैसा ही होते हैं और सबकी जो है वो अजम्पशन जो है वो भी बिल्कुल एक जैसा ही होते हैं। और अजम्पशन जो उसका सबसे बड़ा क्या है कि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व अ कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट टू चूज़ एनी पॉइंट। वो क्यों? इसलिए कि उसको हर पॉइंट के ऊपर एक जैसा ही यूटिलिटी हासिल हो रही होती है या एक जैसा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। तो इसी वजह से वो जो कर्व होता है उसको इनडिफरेंट कहा जाता है, इनडिफरेंस कहा जाता है, क्योंकि अ कंज्यूमर रिमेन इनडिफरेंट to choose any of the point because at all the combination yeah at all the points of that indifference curve a consumer get same level of utility। तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ा सा हम जो है क्या कहते हैं उसके अंदर एक उसको नोटेशंस को जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं कि जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था और फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि जहाँ पर हमारे पास इंडिफरेंस कर्व के बजाय आइसोकॉन्ट था और बजट लाइन के बजाय वहाँ पर आइसोकॉस्ट था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी है ना, ये ना आइसोकॉन्ट है ना ये इंडिफरेंस कर्व है, बल्कि क्या है यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं, ये यहाँ पर लेवल ऑफ वेल बीइंग को जो है वो दिखा रहा होता है कि जनाब के एक कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो वेलफेयर जो है वो कम्युनिटी का सेम रहता है। जो आप लोगों ने इससे पहले मेरे ख्याल है कि जर्नल इक्विलिब्रियम जो एजवर्थ डायग्राम जो था उसमें देखा होगा आप एजवर्थ लोगों बॉक्स और इसमें क्या फर्क होता है सर? ने। नहीं, एजवर्थ वर्क में इसके ऊपर ये होता है कि देखें आप एक बॉक्स क्यों बना रहे होते हैं, होते तो दो ही है ना उसके ऊपर एक्सेस, एक वर्टिकल होता है और एक ये हॉरिजॉन्टल होता है। एक तरफ जो बिल्कुल। कॉम्बिनेशन है, एक तरफ जो है वो प्रोड्यूसर के लिए है और और दूसरी एक तरफ तरफ किस कंज्यूमर जो है की। कंज्यूमर के लिए है उसके ऊपर। तो कंज्यूमर के जहाँ पर जो है वो इंटरचेंज मैक्सिमम होती है, हम कह देते हैं जनाब कि यहाँ पर प्रोड्यूसर के लिए भी मैक्सिमम हो रहा है और कंज्यूमर के लिए हो रहा है, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि नहीं जनाब कि यहाँ पर ये एक जर्नल इक्विलिब्रियम हो गया कि जहाँ पर दोनों जो है वो सेटिस्फाई हैं और दोनों का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज हो रहा होता है। हम यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है कि ये हम बॉक्स डायग्राम हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम तो सिर्फ इसी को देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो वेलबींग को ही बता रहा होगा कि जनाब कि यहाँ पर इसकी वेलफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज हो रही है। अब ये जो वेलफेयर इसका जो डिराइव होगा वो कहाँ से होगा? वो उसके इनकम लेवल और कंजम्पशन से होगा। इनकम लेवल कहाँ से आएगा? ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन से आएगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मींस मैक्सिमम इनकम, इसलिए कि जो चीज़ भी प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम जीडीपी को नेशनल इनकम एनालिसिस इसी वजह से कहते हैं ना कि अगर कोई जितने प्रोडक्शन वैल्यू है, कि जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हमने कह दिया कि तकरीबन 300 मिलियन डॉलर जो है वो हमारी ये जीडीपी है, तो इसका मतलब यही जो है हमारी इनकम भी है। इसलिए कि जो अगर एक चीज़ मार्केट में कोई चीज़ 100 रुपए की है तो वो 100 रुपये जो है मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो जो चीज़ वही उनकी इनकम हो जाएगी। तो जो चीज़ आपने 100 रुपये की ख़रीदी है, जो आपने पीछे आपने जो बैकवर्ड पे जो आपने 100 रुपये लोगों को दिए हैं, तो वो हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो कि हर किसी की इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस वजह से हम प्रोडक्शन लेवल को हम इनकम कहते हैं और दूसरी तरफ कंजम्पशन लेवल जो होगा वो आपके समझें कि
वेल बीइंग को या वेलफेयर को मेजर कर रहा होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, कंजम्पशन एक तरफ डिमांड को भी जो है वो रेफर किया जाता है, और इसी तरह से प्रोडक्शन तो सप्लाई ही है, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जो है इसका भी एनालिसिस इस तरह से किया जा रहा होता है। तो इसके अंदर भी देख सर लें ये आप जो जी 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 सर, ये जो डॉटेड लाइन है ये वेलबींग को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन ये कंज्यूमर साइड है, तो उस पे जो डॉटेड लाइन है वैसे तो बजट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है जी बिल्कुल, ये अमूमन प्रोडक्शन जो। लाइन है, ये प्रोडक्शन लाइन है, ये सर ये प्रोडक्शन प्रोडक्शन लाइन है, लेकिन जी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फीड कंजम्पशन। कंज्यूम। जी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हम यहाँ पर यही देखेंगे, थोड़ा सा मैं यही बताना चाह रहा था इसके ऊपर कि जनाब के ये जो इंडिफरेंस कर्व जो आता है वो ज़ाहिर बात है कंजम्पशन की बेस के ऊपर ही आ रहा होता है ना। तो ये है इसके ऊपर। अब इसमें दो तरह की चीज़ें होंगी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूम्ड, कंजम्पशन लाइन के ऊपर हमेशा इंडिफरेंस कर्व आएगा। अगर ट्रेड हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रही है, तो जाहिर है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से जो है थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे होगा ये। लेकिन अगर ये कंजम्पशन इंटरनेशनल ट्रेड अगर नहीं हो रही है, तो ये बिल्कुल अलोंग दी जो है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये उसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये मैं अगले इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है किस तरह से होगा। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस ये थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है, इसको आप ज़रा रहने दीजिएगा, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, production and consumption together. Without trade, US must be self-sufficient to find the combination of domestically produced wheat and cloth that will maximize community well-being. ठीक है ना, क्योंकि उसको सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो इसका मतलब ये है कि वहीं पर जो प्रोडक्शन होगी और तो उसको जो उसका कंजम्पशन लेवल भी उसी पे ही रखना है जो उसका प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं, मैं इसके ऊपर दोबारा पीछे वापस आऊंगा। ये वाला वो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रही है, ठीक है। इससे पहले हमने ये देखा था यहाँ पर कि कंज्यूमर की लाइन है, ये जो कंजम्पशन, जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, कंजम्पशन की लाइन है। और हमेशा क्या होगा, ये तो जाहिर बात है कि बेटर तो है इंडिफरेंस के ऊपर, लेकिन उसको अचीव ही नहीं कर सकता, यहाँ पर ये नीचे रहेगा। तो इस वजह से वो इस पॉइंट के ऊपर रहेगा, जो हाईएस्ट अचीवेबल जो है वो I1 है यहाँ पर। यहाँ पर क्या सर है, मैं थोड़ा जी सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर। जी जी मुझे थोड़ा सा एक चीज सर, मुझे ये इंडिफरेंस कर्व जो आप बता रहे हैं सर, जो लास्ट स्लाइड थी आपने इससे पहले वाली दिखाई थी, जी उसको मतलब उसमें ये क्लियर नहीं है सर, बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं ये किस चीज को शो कर रहे हैं, कंजम्पशन को शो कर रहे हैं या उस इंडिविजुअल जो भी मार्केट ये कंजम्पशन को शो कर रहे हैं, कंजम्पशन को शो कर रहे हैं सर। बिल्कुल। लेकिन ये क्या इंडिविजुअल की तो नहीं कर रहे हैं ना सर, ये नहीं, ये कम्युनिटी की बात हो रही है। कम्युनिटी की बात हो रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो टोटल जो एक कम्युनिटी है वो कितना जो है एट एग्रीगेट लेवल जो है कितना वीट प्रोड्यूस कर रही है या कितना क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में टोटल कंजम्पशन ऑफ वीट कितनी है और टोटल कंजम्पशन ऑफ क्लॉथ कितनी है, ठीक है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और सर ये जो ब्लू लाइन है, डॉटेड लाइन, ये प्रोडक्शन है? नहीं, ये प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको। ये प्रोडक्शन, ये मतलब ये जो है आपको एक रेफरेंस लाइन सिर्फ बता रही होती है। इससे पहले भी मैंने आपको यही बताया था ना, वहाँ पर जहाँ W/C कहाँ कहीं पे 1 था, कहीं पे 2 था, कहीं पे 3 था, यही था ना। तो जाहिर बात है ये भी बिल्कुल उसी तरह से बता रहा होगा इसके ऊपर कि हम किस पॉइंट के ऊपर होंगे। जो लाइन, ये जो लाइन होगी ना, असल में ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, हमने कहा कितना, अब हम इतना प्रोड्यूस करेंगे और इतना इंपोर्ट करेंगे, अभी जैसे मैं एग्जांपल कह रहा हूँ। लेकिन भाई कब तक इंपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं तो इंपोर्ट आके बंद होगी, कहीं ना कहीं आके एक्सपोर्ट जो है आपकी रुकेगी, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, सही है ना। तो जाहिर बात है कि सर ये यहाँ प्राइस रेशियो यहाँ से जो डी पॉइंट बता रहे हैं सर, जहाँ के दोनों पॉइंट्स का स्लोप, जो डॉटेड लाइन का स्लोप और हाँ I1 कर्व, इनका स्लोप सेम है, जी तो जी ये बिल्कुल, पॉइंट मैक्सिमम होगा जो हम इसको वो करेंगे कि जी जी हाँ ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल, जो है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पॉइंट होगा ना, हम्म जाहिर है कि देखिए अचीवेबल यही है ना, सिर्फ इस लाइन के हम्म ऊपर जो अचीवेबल हम्म है वो सिर्फ I1 है, I2 तो अचीवेबल है ही नहीं,
वो हायर इंटरफेरेंस कर्व तो है, कंजम्पशन पॉइंट हाईएस्ट है। अब ये बिल्कुल इसी तरह की बात होगी जैसे हम ये कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान का रेफरेंस लाइन है और दूसरी तरफ जो ऊपर है वो कुवैत की रेफरेंस लाइन है। कुवैत तो वहां तक पहुंच सकता है लेकिन पाकिस्तान वहां तक नहीं पहुंच सकता। यही बात है ना इसके ऊपर। सही, ठीक है। और ये नीचे वो होंगे तो क्यों शो कर रहा है ये वर्स, मतलब ये जो हाँ नीचे बिल्कुल जितना बिल्कुल, नीचे हाँ आए बिल्कुल ऐसा ही है तो ना। देखें, वर्स। हाँ वर्स्ट का मतलब ये है कि लो लेवल ऑफ कंजम्पशन हो गया या वह लो लेवल ऑफ यूटिलिटी हो गई ना। जो ऊपर जा रहा है उसकी यूटिलिटी या उसका जो वेलफेयर इफेक्ट है वो हाइयर है, वो बेटर वेलफेयर पॉइंट है एज कंपेयर टू लोअर जो इंटरफेरेंस कर्व है आपका। ठीक है। अच्छा जी, अब हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं नीचे उसी पॉइंट के ऊपर। ये देखें आप, इस वक्त ये है कि जनाब कोई ट्रेड नहीं हो रही है। ये यूएस का है, वीट की प्रोडक्शन आपके वर्टिकल एक्सिस पर है और यहाँ पर जो है क्लॉथ की प्रोडक्शन है। अब हमने कहा कि जनाब के पॉइंट ये है एस नॉड आपका जो है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यही यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और ये कंजम्पशन पॉइंट भी यही है एस नॉट। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आप देखें जब ये नहीं हो रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है इसका स्लोप और इसी तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप बिल्कुल एक ही है। और वो स्लोप क्या है कि ये जो ब्लू लाइन बता रही है आपको कि जनाब वो कितना है, ये लाइन वो ये है W/C। ठीक है ना, प्राइस रेशो जो होगा वो ये होगा कि जनाब आप जो है क्या कहते हैं एक यूनिट ऑफ क्लॉथ के बढ़िए के जरिए आप जो है 2 यूनिट ऑफ वीट जो इक्वल होगी वो 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ होगी। ठीक है। कि अगर आपको 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ अगर लेना है तो आपको जो देना पड़ेगा क्लॉथ के ओनर को वो 2 यूनिट ऑफ वीट जो है वो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है। इसका मतलब वीट वहाँ पे सस्ती है और क्लॉथ जो है क्या कहते हैं वो महंगा है वहाँ पर। ये कौन सी सिचुएशन है, ये विदाउट ट्रेड, ये जिसको हम अटार्की कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली नो ट्रेड और अटार्की पोजीशन। ठीक है। यहाँ पर जी जी यहाँ पर सिर्फ ये एक ही लाइन होगी। ठीक है, कोई दूसरी लाइन नहीं होगी यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरी नो ट्रेड क्यों कह रहे हैं? सॉरी सर मैं थोड़ा सा जी हाँ नहीं हाँ ये बिल्कुल नो ट्रेड इसलिए कि नो ट्रेड इस वजह से करें कि ये नो ट्रेड का ही पॉइंट है। देखें यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है ये पॉइंट है ना, यूएस का प्रोडक्शन पॉइंट ये है S1 S0 और यही जो है इसका कंजम्पशन पॉइंट भी है। इसका मतलब है जो मुल्क में प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ वही कंज्यूम किया जा रहा है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है अभी नहीं हो रही है। नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि जब ट्रेड हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी ट्रेड हो रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी हो रही है। देखिए लास्ट जो हमने इसमें देखा था ये बिल्कुल इस दफ़ा जो है ये नॉन लीनियर आपकी लाइन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की। इससे पहले जो थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, राइट। अब जो है वो कुछ और है। अच्छा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जनाब दोनों तरफ जो है S0 एक पोजीशन है, पॉइंट है यहाँ पर एक S0 है, ये पॉइंट है और यहाँ पर S0 ये पॉइंट है। इस S0 के ऊपर जो आपका है ये वो है, ये लाइन बता रही है कि 2W/C। ठीक है। इस S0 के ऊपर क्या बता रही है कि जनाब के W/C क्या है 0.67 है। ठीक है। अब हमने कहा कि नहीं जनाब ट्रेड जो है शुरू की जाती है तो बजाय वो इस पॉइंट के क्या करता है, स्पेशलाइज जिसके अंदर है जहाँ पर इसको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है वो ये चीज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर के पहले था यहाँ पर ये 80 जो है प्रोड्यूस करता था और 30 ये चीज़ प्रोड्यूस करता था वीट। अब इसने क्या जनाब इसकी प्रोडक्शन को कर दिया कम 15 और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया उसने 100 कर दिया। ठीक है। जब 100 कर दिया तो इसका जो पॉइंट हो गया ना वो इस तरह से हो गया। अब कौन सा है यहाँ पर इसका स्लोप का पॉइंट 1 0.67 नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी है प्राइस ऑफ पर क्लॉथ क्या हो जाएगा, इसका सप्लाई कर्व किस तरह से आएगा, वो ये है कि जनाब की जब प्राइस 0.67 थी, ठीक है, तो प्रोडक्शन कितनी थी 80 थी। जब इसने जनाब ये 1 हो गई बढ़ गई तो फिर जाहिर इसकी सप्लाई भी बढ़ गई, राइट। और सप्लाई बढ़ने की वजह से ये आपका सप्लाई कर्व आ गया 80 से 100 हो गई, राइट। अच्छा वही सर जो हमने आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट देखा था वही है कि उसको अपनी डोमेस्टिक प्राइस से ज्यादा मतलब मिल रही है तो वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देगा। जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से इसलिए कि यहाँ पर क्लॉथ सस्ता है, यहाँ पर क्लॉथ महंगा है, यहाँ पर वीट सस्ती है, यहाँ पर वीट महंगी है। तो जाहिर बात है ये जहाँ से सस्ती है वो ये इस साइड पे आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। अब आप देखें कि इसके ऊपर हो क्या रहा है इस मार्केट के अंदर जब ये डिमांड सप्लाई का आपके पास। अच्छा अब आ जाते हैं हम कंजम्पशन के ऊपर कि जनाब की ये जो 1 है ना 1 वाला
ठीक। ये 1 जब इधर हो गया तो ये आपकी कंजम्पशन यहाँ पर आ गया, ये प्रोडक्शन पॉइंट है, ये कंजम्पशन पॉइंट है। कंजम्पशन पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है जब हमने ये लाइन बनाई, ये देखें आप, हुआ क्या है कि जब ट्रेड शुरू होती है तो कब तक ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करेगी, उस वक्त तक जब तक वहां पर इस मुल्क में और इस मुल्क में दोनों तरफ जो है ना प्राइस रेशियो इक्वल नहीं हो जाता। और जनाब ये कब तक शुरू हुई, ये उस वक्त होती रही कि जब तक ये प्राइस, ये वाला रेशियो भी 1/W/C 1 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हुआ, W/C 1 की इक्वल आ गया। मतलब इस पॉइंट के ऊपर होगी ट्रेड, और इसी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन की भी होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर जब इस प्राइस रेशियो के ऊपर हमने देखा तो प्रोडक्शन आपका जो पॉइंट था वो ये था S1, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन पॉइंट था वो ये था S1 के, जहाँ पर 80 जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है वीट, और 20 और ये 20 जो है प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन कौन सा आ रहा है, कंजम्पशन पॉइंट ये है, इसलिए कि इस प्राइस रेशियो के ऊपर आप हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जा सकते हैं। सही है ना, ये जो है आपका इसके ऊपर तो यहाँ पर कंजम्पशन कितनी है, 60 की इसकी कंजम्पशन है, जबकि प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन 20 है। तो ये क्या हो रहा है, 20 प्रोडक्शन है, 60 जो है कंजम्पशन है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन से ज्यादा अगर कंजम्पशन हो रही है तो ये चीज इंपोर्ट हो रही है। यही हुआ ना ये सर ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन को आप किधर से देख रहे हैं सर, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज जी कर रहा है। जी सर यहाँ आप बता रहे हैं कि ये वाले में, फर्स्ट वाले में जो यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इसमें सर कंजम्पशन और प्रोडक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये इस स्ट्रेट लाइन से आप ये कंजम्पशन पॉइंट देख आए रहे हैं? कैसे सर, ये पॉइंट यस सर, आए कैसे कंजम्पशन का? आफ्टर ट्रेड के बाद जो हम C1 का पॉइंट देख रहे हैं I2 के ऊपर, तो ये आया कैसे? हमें कैसे पता कि यही पॉइंट है जहाँ पे हम कंज्यूम करेंगे? जी अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, मैंने इससे पहले आपसे एक और भी कहा था कि जनाब सर ये एक चीज और सर, इसमें एक्सचेंज रेट कहीं भी नहीं आया हुआ। एक्सचेंज रेट तो इसमें देखना ही नहीं है अभी, हम कह रहे हैं ना, यहाँ पर नहीं प्राइस देखना, देखे, प्राइस ठीक है। इसके अंदर कोई करेंसी में नहीं दी हुई है, प्राइस नहीं तो इन टर्म्स आपने ऑफ अदर ये कमोडिटी दी हुई है। आपने सिर्फ यूनिट ली है 1 वीट और हाँ हाँ फिर अपॉन जी सी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एक। बिल्कुल यही लिया हुआ है। ये प्राइस का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आ रही है, प्राइस रेशियोज लिए हुए मैंने प्रोडक्शन के प्राइस हवाले से, रेशियोज, ठीक है ना। राइट, यहाँ ठीक पर है, करेंसी बिल्कुल ठीक है। इन्वॉल्व नहीं। मैं यही तो कह रहा था कि देखें यहाँ पर एक, मतलब ये इसका क्रिटिसिज्म है कि ये जो आप बता रही ना कि इसके अंदर तो प्राइस, इसके एक्सचेंज रेट आया ही नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी हाँ सिंपल सी है ना। जब एक्सचेंज रेट आता है, सब कुछ होता है, तो जाहिर बात है सारी आपकी जो अजम्पशन है वायलेट हो जाती है। वहाँ पर है इस तरह से कि जनाब पहले आपका पॉइंट ये था और यहाँ एस नॉट S0, के ऊपर था, ठीक है। अब ठीक हुआ है। ये कि जनाब आप ये ट्रेड ने, उन्होंने फैसला किया कि नहीं जनाब ओपन ट्रेड होगी, ठीक है, कोई इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। तो अब ये है कि जनाब ये क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ सस्ती बनती है यहाँ पर वो ये है क्लॉथ, ये क्लॉथ ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करके कहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे जहाँ पर इसकी कीमत ज़्यादा है। जब इसकी कीमत यहाँ ज़्यादा है तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले तो वो ज़्यादा कीमत पे बिक रहा होगा, लेकिन जिस जिस तरह से सप्लाई बढ़ती चली जा रही होगी तो ज़ाहिर बात है उसकी प्राइस भी कम होती चली जाएगी। यही होगा, क्योंकि वहाँ सप्लाई बढ़ रही है। यहाँ पर जो है प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी कंजम्पशन कम है, इसलिए कि इन्होंने ज़्यादातर सप्लाई कहाँ भेज दी है, वहाँ भेज दी है। तो यहाँ पर शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ठीक है, ना। तो वो हाँ इंडिफरेंस का वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो हाँ, जाएगा। नहीं अभी सिर्फ ये, अभी इंटरफेस कर्व को मत देखिए, अभी अच्छा। सिर्फ प्राइस को देखिए आप कि जनाब जो क्लॉथ है वो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ प्रोड्यूस कम हो रहा है, यहाँ महंगा है इन्होंने यहाँ इसको प्रोड्यूस किया और इसको यहाँ बेचना शुरू कर दिया। जब मार्केट में यहाँ पे सप्लाई बढ़ी तो इसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ से सप्लाई कम हो रही है तो इसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा प्रोड्यूसर के लिए कि जो वो यहाँ बेच रहा है और यहाँ बेच रहा है, दोनों में उसको कोई फायदा दोनों में बराबर लग रहा होगा कि यहाँ पर बेचें तो भी इतना ही मुनाफा हो रहा है, यहाँ बेचें तो भी इतना ही मुनाफा हो रहा है, तो वहां पर आके वो रुक जाएगा। राइट, बिल्कुल इसी तरह से जो है वीट के लिए भी यहाँ पर होगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि प्रोडक्शन तो इतनी है, यहाँ पर महंगा है, यहाँ सस्ता है, तो वो प्रोड्यूस करके यहाँ पे बेचना शुरू कर देगा। जब यहाँ बेचना शुरू कर देगा तो यहाँ पर सप्लाई, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बाद यहाँ पे सप्लाई कम होगी और यहाँ सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब यहाँ सप्लाई कम होगी तो यहाँ पर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर, तो मतलब ये है कि ये उस वक्त तक दोनों में होता रहेगा जब तक ये जो है ना प्राइस रेशो वीट और क्लॉथ का, ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो ये एक पॉइंट आएगा, ये एक ऐसा पॉइंट है प्रोडक्शन का
यहाँ पर S1 और ये S1 कि जहाँ पर दोनों के प्राइस रेशियो जो हो गए वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल। ठीक है, तो ये होगा इस प्राइस रेशियो के इक्वल के ऊपर जो प्रोडक्शन होगी वो होगी और कंजम्पशन होगी, जहाँ दोनों तरफ देख लें कि ये दोनों बराबर होंगे ये रेशियो। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो है ये इसका प्रोडक्शन पॉइंट है, इसी लाइन के ऊपर देखिए अब ये है लाइन, यही है, ये प्रोडक्शन पॉइंट है और कंजम्पशन ये है कि जनाब ये अचीवेबल है, यहाँ पर ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है, तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन यहाँ है और प्रोडक्शन यहाँ है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये देखें आप कि जनाब ये है इसकी 60 कंजम्पशन और 100 है प्रोडक्शन, यही है ना, कंजम्पशन की 60 रह गई है जो प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉथ, लेकिन 100 इसकी क्या है, प्रोडक्शन है। तो ये चीज हो गई, हाँ, तो ये चीज क्या हुई, ये चीज एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट होकर यहाँ आ गई, इसलिए कि देखिए प्राइस इक्वलाइजेशन हो गई यहाँ पर। ये जो एक्सपोर्ट है यही यहाँ पर इंपोर्ट है, जहाँ पर प्राइस 1 ये भी है, प्राइस 1 ये भी है। ठीक है, ये है कि देखें जनाब अगर इस पॉइंट के ऊपर है S0 के ऊपर, तो जाहिर बात है ये इसको बढ़ाता रहेगा, इसलिए कि यहाँ पर 0.67 था इसके प्राइस, तो ये जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ, प्राइस बढ़ना शुरू हुई और ये उस वक्त तक प्राइस होती रही जब तक ये 1 के बराबर नहीं हो गया। इसलिए कि पहले तो प्राइस 2 थी ना यहाँ पर, जब सप्लाई यहाँ से जाना शुरू हुई तो ये सप्लाई, ये प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। जब दोनों जगह जो है क्या कहते हैं प्राइस रेशियोज इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ फिर स्टॉप हो जाएगी। इट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पर कि जनाब ये प्राइस लाइन है, ये जो एक्सपोर्ट है यही इसी इंपोर्ट के बराबर है। सेम जो होगा जाहिर बात है कि ये इसके लिए होगा कि जनाब अगर मैं वीट के लिए देखना चाहूँ, वीट के लिए जाहिर बात है कि मुझे थोड़ा सा फिर और एक दूसरा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वो किस तरह से आएगा। उसमें ये मुझे जो है इसका जिसको हम कहते हैं ना, एक आप लोगों ने एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, कि वो एक अलग से एक जो है बनाना पड़ता है आपको 45 लाइन, जिसकी वजह से ये जो है आपके जो एक्सेस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर मैं 45 लाइन यहाँ बनाता हूँ यहाँ पर, तो फिर वो ये पॉइंट यहाँ आया उस 45 लाइन के ऊपर, फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग दिखाएंगे तो वो जो है ना उसका एक्सेस चेंज हो जाएगा। ये मैं बताऊँगा आपको, कौन सी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस बहुत मशहूर है उसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसकी, वो इसी तरह से उसको देख रहा होता है। चले बहरहाल, तो ये जो है क्या कहते हैं सिर्फ क्लॉथ के लिए एनालिसिस था, प्राइस ऑफ क्लॉथ के लिए, और प्राइस ऑफ वीट के लिए जाहिर बात है, या वीट की ट्रेड के लिए भी इसी तरह का एनालिसिस होगा। वहाँ पर भी जो होगा ये फिर एक्सपोर्टर हो जाएगा USA यहाँ पर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होगा वो इम्पोर्टर हो जाएगा इफ़ वी एनालाइज फॉर ट्रेड ऑफ वीट। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट गेन फ्रॉम ट्रेड। अब इसमें क्या हुआ, ट्रेड अलाउज बोथ कंट्रीज टू रीच ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसके अंदर सीधी सा, देखिए जब ट्रेड नहीं हो रही थी तो एक सिंपल सा है S0 और S0, ठीक है, S0 मतलब क्लॉथ की कितनी थी 40 इसकी 80 इसकी, 40 और 80 कितने हो गए 120, यही कंजम्पशन भी थी यही प्रोडक्शन भी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसके ऊपर, ये 20 है अब उसके बाद, और ये 100 है, तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं अब 100 ही रहा, ये भी 120 ही रहा दोनों तरफ, इसमें भी 120 था और ये भी 120 प्रोडक्शन ही, तो इसकी प्रोडक्शन में तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन कंजम्पशन जो है वो दूसरी साइड पर जो इसकी है वो बढ़ गई है। वीट की कंजम्पशन को प्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं, जब ट्रेड नहीं थी तो उस वक्त वीट की प्रोडक्शन कितनी थी 50 और इसकी थी 30, तो 50 और 30 80 हो गई। अच्छा, और कंजम्पशन भी यही थी, ठीक है। अच्छा, अब जब ट्रेड हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पर 80 और ये 15, ये 95 हो गई, ठीक है ना, पहले से प्रोडक्शन इसकी बढ़ गई, ठीक है, और जाहिर बात है जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही क्या होगी, कंजम्पशन भी होगी, इसलिए कि सब कुछ ही कंज्यूम हो जाना यहाँ पर। लेकिन यह है कि कम्युनिटी का